प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको रघुवीर सहाय रचित कविता अधिनायक के बारे में बताने जा रही हूँ। यह कविता इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर यानी उपशास्त्री द्वितीय खंड के पाठ्यक्रम में शामिल है। अधिनायक कविता के भावार्थ को समझने से पहले आप पहले इस शीर्षक पे आइए कि रघुवीर सहाय ने इस कविता का शीर्षक अधिनायक क्यों रखा, क्योंकि कविता के शीर्षक को समझने के साथ ही आप इस कविता के बारे में बहुत कुछ समझ जाएंगे। अधिनायक का अगर हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द खोजते हैं तो इसका अर्थ होता है एकाधिपति, डिक्टेटर, स्वेच्छाचारी शासक, निरंकुश तानाशाह। ये सारे शब्द जो हैं वो अधिनायक के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हैं। ये अधिनायक कविता जो है रघुवीर सहाय के कविता संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है, जिसका इस कविता संग्रह का प्रकाशन वर्ष जो है 1960 से लेके 67 तक की कविताओं का संग्रह इन्होंने अपने इस कविता संग्रह में किया है और अधिनायक का प्रकाशन वर्ष 1967 है। रघुवीर सहाय 20वीं सदी के उत्तरार्ध के एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कवि तथा पत्रकार हैं। रघुवीर सहाय छठे दशक के प्रारंभ से ही अज्ञे द्वारा संपादित प्रयोगवादी संकलन दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में सामने आते हैं। सप्तक के प्रणेता पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि अज्ञे जी को माना जाता है। रघुवीर सहाय की कविता में संवेदना, सरोकार, विषय वस्तु, अनुभव, भाषा, शिल्प आदि अनेक आधार पर अपने संकल्प और व्यवहार में नई है। रघुवीर सहाय व्यंग, कटाक्ष, घृणा और क्रोध का बहुधा उपयोग करते हैं, जो बहुत ही सार्थक प्रयोग इनके होते हैं। लेकिन इनके कटाक्ष और व्यंग का महत्वपूर्ण बात यह है कि इस व्यंग को पढ़ने के बाद कोई हंसी या किसी प्रकार का मनोरंजन नहीं होता है, बल्कि एक सत्य से साक्षात्कार होता है और पाठक के ऊपर ये गहरी छाप छोड़ जाता है। ऐसी व्यंग कविता जिसमें हास्य नहीं है। आज़ादी जब मिली भारत को तो भारत की जनता ने बहुत सारे सपने आंखों में संजो रखे थे, खास तौर से गरीब और मिडिल वर्ग ने, जिसे मध्यम वर्ग कहा जाता है। लेकिन आज़ादी के बाद भी इन सपनों का पूरा नहीं होना ये एक बहुत बड़ी विडंबना थी और इसी चीज़ को लेकर इन्होंने अधिनायक कविता लिखा है। इसमें आज़ादी के बाद देश में हो रही राजनीतिक उथल पुथल, दिशाहीनता, आम आदमी की बढ़ती समस्याएं, दयनीय स्थिति इत्यादि का वर्णन कविता के माध्यम से इन्होंने किया है। इसमें एक दो शब्द आता है, जो एक शब्द है हर चरना। ये हर चरना जो है ये एक क्वेश्चन भी है इस चैप्टर से आपके लिए कि ये हर चरना से इनका तात्पर्य क्या है। हर चरना से रघुवीर सहाय का तात्पर्य है एक आम आदमी, जो एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वह एक स्कूल का बदहाल गरीब बच्चा भी हो सकता है या कोई और गरीब परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है, जो अपनी आर्थिक सामाजिक हालत के विपरीत औपचारिकता बस इस स्वतंत्रता गान को गाते रहता है। इन्होंने कोई भी स्वतंत्र गीत की रचना नहीं की,
बल्कि जो हमारा राष्ट्रगीत है और उसमें जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उसी को ये तर्क रखते हैं कि क्या ये शब्द अभी के समय में यानी कि 60 के दशक में जब ये कविता लिख रहे थे कितने प्रासंगिक हैं। तो अब हम आते हैं कविता के मूल पाठ पे। पहला इसका जो प्रसंग है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह, भारत भाग्य विधाता है, फटा सूथना पहने जिसका, गुण हर चरना गाता है। सूथना कहते हैं ढीला ढाला पैजामा को, एक नया शब्द है आपके लिए इसमें। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि राष्ट्रगीत में वह भाग्य विधाता है कौन जिसका गुणगान वह हर चरना, जो फटा पुराना वस्त्र पहने हुए है, ढीला ढाला पैजामा, वो उसका गुण गा रहा है। उसके बाद लिखते हैं, मखमल टमटम बल्लभ तुरही, पगड़ी छत्र चंवर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। मखमल का मतलब आप समझ रहे हैं, जो बहुत ही मुलायम कपड़ा होता है। टमटम घोड़ा गाड़ी को कहते हैं, और तुरही जो है एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। चमर जो होता है वह एक राज्य चिन्ह बना हुआ झंडा होता है। छत्र छाता को, लेकिन ये साधारण कोई छाता नहीं होता है, किसी विशेष धातु से बना हुआ, चाहे वह धातु सोने का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, उससे बना हुआ छत्र जो छाता के रूप में रहता है उसी को कहते हैं। बल्लभ माला की तरह एक, भाला की तरह एक शस्त्र होता है। तो उसमें ये कह रहे हैं कि मखमल टमटम बल्लभ तुरही, पगड़ी छत्र चंवर के साथ। ये मखमली कपड़े, टमटम बल्लभ और तुरही जो वाद्य यंत्र है, पगड़ी पहने हुए और छत्र और उस राज चिन्ह के झंडे के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। तोप छुड़वाया जाता है और ढोल बजाकर जय जयकारा मनाया जाता है। ये स्वतंत्रता दिवस पे जो गाना गाया जाता है, जनमन अधिनायक की जय हो, उसी की ये व्याख्या कर रहे हैं वर्तमान संदर्भ में। और ये घुमाकर इस चीज को, अपने क्रोध को इसमें व्यक्त कर रहे हैं। आगे लिखते हैं, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंगाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। तमगे का मतलब होता है लगाना, मतलब होता है गुणगान करना। पूरब पश्चिम से आते हैं, इसमें दो अर्थ है। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बुच्चे नरकंकाल, यानी कि सभी दिशाओं से ये नरकंकाल रूपी जो मानव है, जो नंगे हैं भारत की आज़ादी के बाद भी, तो वो दोनों तरफ से आ रहे हैं। और पूरब और पश्चिम से तात्पर्य इनका विदेश और देश से भी है। चूँकि जो ये स्वतंत्रता दिवस पर अभी भी आप लोग देखते होंगे कि कैसे कोई विशेष देश का अतिथि हमारे यहाँ आता है, उसके सामने झंडोत्तोलन होता है। तो इससे इनका तात्पर्य ये भी है कि पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, और सिंहासन पर बैठकर वो कौन है जो इनसे तमगे यानी कि गुणगान गवाता है। गवाता है मतलब वो गा नहीं रहे हैं, उनसे गवाया जाता है। झंडोत्तोलन के दिन ये भीड़ इकट्ठी करके दिखाई जाती है कि हाँ, इतने लोग स्कूल या कॉलेज या फिर नेतागण कहीं भी हो, वो ज़बरदस्ती लोगों को एकत्रित किया जाता है और इस भीड़ को दिखाया जाता है। लास्ट इसका जो पैरा है, कौन कौन है वह जनगणमन अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। ये वो पूछते हैं कि वो कौन कौन है जनमन गण
अधिनायक वह महाबली। अधिनायक शब्द यहाँ पे आया जिसका तात्पर्य तानाशाह से है, जिसका तात्पर्य एक उस सिंहासन पे बैठे हुए व्यक्ति से है जो एकाधिपति है और जो डिक्टेटर के रूप में है। वह महाबली कौन है? डरा हुआ मन बेबस जिनका बाजा रोज बजाता है, और जिनके डर से डरा हुआ मन बेमन होकर बाजा रोज बजाता है। मतलब वो अपने मन से नहीं बजा रहा है, वो इन लोगों के डर से बजा रहा है। कवि ने घुमाकर इस कविता के माध्यम से सत्ता में बैठे लोगों पर तंज कसा है, रोष व्यक्त किया है। अधिनायक एक व्यंग्यात्मक कविता है। इसमें राष्ट्रगीत में दोहराए जाने वाले खोखले और झूठे संकल्पों पर करारा प्रहार है। आज की राजनीति का वास्तविक चित्र यह कविता प्रस्तुत करता है। रघुवीर सहाय ने कविता के विकास के लिए नई भाषा, नया मुहावरा और रचना तंत्र की शुरुआत की। कविता में देशज शब्दों का प्रयोग है। कविता छोटी होने पर भी देश की सच्चाई को व्यक्त करने में पूर्णतः सफल है और वह श्रोता के मन पर एक गहरी छाप छोड़ जाती है। व्यंग्यात्मक होते हुए भी इसमें सोचने और विचारने के लिए बहुत सारी चीज़ें विद्यमान हैं। इसमें व्यंग में कहीं भी हंसी या मनोरंजन नहीं होता है, यथार्थ से साक्षात्कार होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। अगले क्लास तक के लिए धन्यवाद।